मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर हमने पढ़ लिया था। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनको हम डिटेल से समझेंगे। उनमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम देशिकता के बारे में। देशिकता जो कि दो प्रकार की होती है, एक होती है समदेशिकता और एक होती है विषम देशिकता। देखिए इसमें अपन विषम देशिकता, हम सभी जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। विषम देशिकता का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न होना। क्रिस्टलीय ठोसों में भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न होना, इसी गुण को विषम देशिकता के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण क्यों पाया जाता है। आंसर इसका ये होगा कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था बिल्कुल निश्चित ज्यामिति वाली होती है और निश्चित ज्यामिति वाली होने के कारण इनमें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणधर्म जैसे कि अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता आदि का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। कैसे? माना कि हमारे पास में कोई एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें दो प्रकार के अवयवी कण हैं। ये माना कि कोई अवयव ए ये माना कि कोई अवयव बी है। पुनः बनाते हैं अपन यहां अवयव ए, ये माना कि अवयव बी है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ये माना कि कोई क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें दो प्रकार के अवयवी कण हैं। किसी एक अवयवी कण को हमने बड़े गोले के द्वारा इंगित किया है और दूसरे अवयवी कण को हमने सूक्ष्म बिंदुओं के द्वारा इंगित किया है। अब यदि मान लीजिए हम किसी ए बी दिशा में जाते हैं, ये माना कि कोई ए बी दिशा है, तो ए बी दिशा में आप जाओगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ इसकी एक समान पंक्ति है, दूसरे अवयवी कण की भी समान पंक्ति है। तो इस ए बी दिशा में भौतिक गुणधर्म का मान कोई भिन्न होगा। अब यदि मान लीजिए हम किसी सी डी दिशा में जाते हैं, या देखिए ये माना कि कोई सी और ये माना कि कोई डी दिशा है। सीधी दिशा में जाएंगे तो यहाँ देखो एक सूक्ष्म बिंदु, एक दूसरा अवयवी कण, एक सूक्ष्म बिंदु, एक दूसरा अवयवी कण। तो यहाँ भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। इसी गुण को हम विषम देशिकता के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित ज्यामिति वाली होती है। इसी कारण क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है और निश्चित ज्यामिति नहीं होने के कारण उनमें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणधर्म का मान हमें समान प्राप्त होगा। समान इसलिए होगा क्योंकि वहाँ ज्यामिति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ भौतिक गुणधर्म का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर समान प्राप्त होता है। इसी गुण को हम समदेशिकता कहते हैं। तो विषम देशिकता को हम इस चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। तो ये गुण होता है आपका विषम देशिकता का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है क्यों? कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है क्यों? इसका आंसर देखिए आप लोग। हम सभी जानते हैं कांच, रबर, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव के समान प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है। द्रव के समान प्रवाहित होने का गुण पाए जाने के कारण ही इनमें द्रव के समान ये बहने का गुण रखते हैं, लेकिन इनका जो प्रवाह होने का जो वेग होता है, प्रवाह होने का वेग द्रव की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव या हाइपर कूल लिक्विड कहलाता है। इसी को हम इंग्लिश टर्म में लिखेंगे हाइपर कूल लिक्विड। तो ये जो आपका कांच है उसे हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इस कांच में द्रव के समान प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रवाह होने का वेग है वो प्रवाह होने का वेग कांच की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो प्राचीन या जो पुरानी इमारतें होती हैं, उन प्राचीन इमारतों की जो खिड़कियों में जो लगे कांच होते हैं, वो खिड़कियों में लगे कांच ऊपर की अपेक्षा नीचे से थोड़ा मोटा दिखाई देता है। तो खिड़कियों में जो लगे कांच होते हैं वो ऊपर की अपेक्षा थोड़ा नीचे कुछ मोटे दिखाई देते हैं। वो इसी कारण दिखाई देते हैं क्योंकि कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस होता है और अक्रिस्टलीय ठोस होने के कारण इसमें द्रव के समान प्रवाह होने का गुण पाया जाता है। द्रव के समान प्रवाह होने का गुण पाया जाता है, लेकिन इसका जो प्रवाह होने का जो गुण होता है वो द्रव की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। इसीलिए कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव होने के कारण ही प्राचीन काल की जो प्राचीन इमारतें होती हैं, उन प्राचीन इमारतों में लगी खिड़कियों के कांच ऊपर की अपेक्षा नीचे अधिक मोटे दिखाई देते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जितने भी प्राचीन जो कांच होते हैं, जैसे जो म्यूजियम वगैरह हम देखते हैं, म्यूजियम में, संग्रहालय में जो पुराने कांच होते हैं, वो पुराने कांच काफ़ी दूधियापन लिए होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं। इसका क्या कारण है? हम जानते हैं कि कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस को यदि किसी निश्चित ताप पर गर्म किया जाए तो निश्चित ताप पर गर्म करने पर उनमें क्रिस्टलीकरण होना शुरू हो जाता है। उनमें क्रिस्टलीय ठोस के समान गुण उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। कांच भी एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है जो एक निश्चित ताप पर उसमें क्रिस्टलीकरण होना शुरू हो जाता है, और क्रिस्टलीकरण होने के कारण ही जितने भी प्राचीन कांच है वो सभी प्राचीन कांच दूधियापन के रूप में हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल मिल्क या दूध के समान हमें वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। नॉर्मली जो अपन कांच देखेंगे, जो आज के जो कांच हैं वो काफ़ी वाइट हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो म्यूजियम में आप देखोगे तो म्यूजियम का जो कांच होता है वो काफ़ी पुराना होता है
और पुराना होने के कारण एक निश्चित ताप पर उसका क्रिस्टलीकरण होना शुरू हो जाता है। इसी क्रिस्टलीकरण के कारण ही जो प्राचीन कांच है वो प्राचीन कांच दूधियापन के रूप में दिखाई देते हैं। तो जो प्राचीन कांच है वो दूधियापन के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और पढ़ते हैं अपन यहाँ। उस अक्रिस्टलीय ठोस का नाम बताइए जिसका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल वे सेल होते हैं जिनका उपयोग प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने में किया जाता है। वे सेल जिनमें या जिनके द्वारा जो सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में किया जाता है, ऐसे सेलों को फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। उस अक्रिस्टलीय ठोस का नाम बताना है जिसका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में किया जाता है, और उस अक्रिस्टलीय ठोस का नाम है सिलिकॉन। तो वह अक्रिस्टलीय ठोस जिसका नाम होगा सिलिकॉन। इसी सिलिकॉन का उपयोग फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में किया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे कि जो जर्मेनियम और जो सिलिकॉन है वो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक होने के कारण ही इनका उपयोग फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में किया जाता है। लेकिन यहाँ आपको केवल आंसर सिलिकॉन ही लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में आपको उनके नोट्स आपको अभी लिखने हैं। आपको PDF की व्यवस्था भी हो नहीं पाई है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप उनको लिखते जाएं। कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट्स करें, और सभी इनको वीडियो को देखें। आप कोई समस्या है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।